हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने। हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। तो बच्चों, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से अपना कल माइंड मैप नहीं आ पाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप है ये। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बच्चों इसको फटाफट से देखते हैं। देखिए, पहली जो मृत कोशिका है, मतलब पहली बार जो कोशिका देखने का कार्य किया वो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन वो एक मृत कोशिका थी। पहली बार जीवित कोशिका देखा था लेवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक कोशिकीय जो है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, पूरा का पूरा मोनेरा, पूरा का पूरा प्रोटिस्टा और ईस्ट। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल और केवल एक सेल के बने होते हैं। एक सेल, एक अकेली सेल जो है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वो जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सकती है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। उनको क्या कह दिया जाएगा? बहुकोशिकीय जीव कह दिया जाएगा। केंद्रक के आधार पर कि उनमें वास्तविक केंद्रक है या नहीं है, केंद्रकाभ है क्या, इस आधार पर जो सभी जीवधारी उनको दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है उनमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, केवल 70s राइबोसोम होता है। डीएनए जो है सर्कुलर होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, केंद्रक नहीं पाया जाता, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि अगर आप यूकैरियोट की बात करें तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, 70s के साथ साथ 80s राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सिलिया फ्लैजिला है वो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है बच्चों वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये बड़े सारे डिफरेंस है जिनके बीच में। आप सब जानते हैं कि कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीवधारी की, क्योंकि कोई भी जीवधारी है या तो वो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा, यानी कि या तो वो एक कोशिका का बना होगा या फिर बहुत सारी कोशिकाओं का बेटा बना होगा। सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो पादप कोशिका का अध्ययन किया था स्लाइडेन ने 1838 में। इन्होंने, ये एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। स्लाइडेन जो हैं वो जर्मनी के रहने वाले थे, वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया और उन्होंने बताया था कि प्लांट्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो पादप में ऊतक का निर्माण करती हैं। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। ठीक है, स्वान जो है जर्मन प्राणी विज्ञानी थे। बहुत सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ने के बाद 1839 में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जैसे वो ये कह रहे थे कि सेल वॉल का पाया जाना खास बात है प्लांट सेल की। वो कह रहे थे एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग है एक थिन मेम्ब्रेन है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट यानी कि टिश्यू से मिलकर बनते हैं। जब स्लाइडर और स्वान से पूछा गया कि नई सेल कैसे बनती है, नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इस बात का इनके पास कोई आंसर नहीं था भाई। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो डिमेरिट था, इनकी जो कमी थी वो कमी पूरी करी रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं या सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सेल शेप और अगर सेल साइज की बात करें तो आरबीसी गोल और द्वियोतल है, डब्ल्यूबीसी अमीबीकृत है, स्तंभा उपकार उपकला जो है वो लंबी और सक्रिय है, तंत्रिका कोशिका शाखित और लंबी हो जाएगी, वाहिनिका दीर्घीकृत है, मध्यवर्ती कोशिकाएं गोल हो जाएंगी। विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोन का होता है, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोन का, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन। प्रारूपिक जीवाणु टिपिकल जो बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन का, कुछ 3 to 5 माइक्रोन के भी हो सकते हैं। आरबीसी का जो डायमीटर है 7.0 माइक्रोन होता है। और एक जो प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, वो प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर की हो जाएगी, 10 to 20 माइक्रोन। प्रारूपिक बैक्टीरिया कितना है? 1 to 2 माइक्रोन। और ये कितना है बेटा? 10 to 20 माइक्रोन। देखो, प्रारूपिक बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन, इसका 10 गुना कर दो। प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोन। ठीक है, सबसे बड़ी जो सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा भाई। और सबसे लंबी कोशिका, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा भाई? तंत्रिका कोशिका। चलिए भाई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें
तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर हम कोशिका आवरण की बात करें तो सबसे बाहर क्या है, 3 परत का होता है, आप जानते हैं। 3 परत का बना हुआ कोशिका आवरण है इनमें, और इन तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं, लेकिन ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिंग यूनिट बनाते हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा। अगर वो लूज है तो अपंक परत कहेंगे, और अगर वो सेल वॉल के साथ टाइटली जुड़ा है तो कैप्सूल यानी कि संपुटिका कहा जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल होगा और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है वृत्ताकार है, डबल स्टैंडर्ड है, एकल डीएनए प्रेजेंट रहेगा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहेगी, तो हम कहेंगे नग्न आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है। अब देखेंगे कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है भाई, तो जीनोमिक डीएनए के बाहर एक छोटा डीएनए वृंत पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो है बैक्टीरिया को कुछ अलग तरीके के फिनोटाइप देगा, रूपांतरण का प्रबोधन, ठीक है ना, रूपांतरण का प्रबोधन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें बेटा तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। बड़े सारे इसके अलग अलग जो है सिग्निफिकेंस है। कोशिकीय रूपांतरण की अगर आप बात करें तो एक तो मीजोजोम है बेटा। ये जो मीजोजोम है अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन है, जो किस फॉर्म में हो सकता है, पुटिका के फॉर्म में हो सकता है, नलिका और पटलिका के फॉर्म में हो सकता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा, डॉटर सेल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ाएगा। ठीक है भाई, सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो आप देखेंगे कि एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाएगा और सिक्रीशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा भाई, एंजाइम बढ़ जाएंगे वहां पर, और दूसरा श्रवण सिक्रीशन के लिए क्षेत्र बढ़ जाएगा भाई, तो सिक्रीशन ज्यादा होगा। कोशिकीय रूपांतरण में ही वर्णकी लवक है बेटा, वर्णक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर में, ये भी एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जैसे कि बीजीए में ये पाए जाते हैं। राइबोसोम की अगर आप पहले कसाभिक की बात कर लेते हैं, इनके सरफेस पे पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, और सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, क्या करेगा, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उनमें फ्लैजला पाया जाता है। ये जो फ्लैजला है, फ्लैजला इसके 3 भाग हो जाएंगे बेटा, आधारीय शरीर हो जाएगा, ठीक है, अंकुश हो जाएगा और तंतु हो जाएगा जिसे फिलामेंट कहते हैं। तंतु सबसे लंबा भाग होता है, ये कसाभिक फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है, गतिशीलता में सहायक है। बैक्टीरिया की सतह पर कुछ और विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो प्लिन प्रोटीन की बनी होती हैं, संयुग्मन में सहायक होती हैं, उनको रोम कह दिया जाता है। और ऐसे ही सतह पर पाई जाने वाली कुछ छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को होस्ट के साथ या कहीं पर पत्थर वगैरह के साथ चिपकने में सहायता करती हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, झालर कह देते हैं। तो कसाभिक, रोम और झालर ये बैक्टीरिया की सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, जिसमें से कसाभिक मोटेलिटी प्रोवाइड कराता है, रोम और झालर का मोटेलिटी में कोई रोल नहीं है। राइबोसोम जो है यहाँ पर ये 70S हो जाएगा, 70S की छोटी उपिकाई 30S होती है और बड़ी उपिकाई 50S होती है। 15 से 20 नैनोमीटर डायमीटर का इनका डायमेंशन हो जाएगा। या तो ये जीव द्रव्य में प्रेजेंट रहेंगे बेटा, या फिर ये जो है जीव द्रव्य झिल्ली से भी जुड़े हुए होते हैं। एक mRNA में बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो ऐसी संरचना को बेटा बहुराइबोसोम कह दिया जाता है। और ये बहुराइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो बचा हुआ पदार्थ है अंतर्विष्टकाय के रूप में स्थित रहता है। ये झिल्ली रहित होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं। और गैस रसधानी, गैस रसधानी जो है वो नीलहरित जीवाणु, साथ ही साथ हरि और हरि प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में जो है ये पाया जाता है। तो फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। चलो बच्चों आगे आ जाओ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बेटा, किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्या है, सिंगल इन्वॉल्व सिस्टम है, उसमें कक्ष नहीं पाए जाते हैं।
लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है वो कक्ष युक्त होता है। कैसा होता है बेटा? कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, केंद्रक आवरण उपस्थित होता है, रेखीय डीएनए होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली उपस्थित रहेगी, कोशिका भित्ति रहेगी, कोशिकी कंकाल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, और ये जो सेल ऑर्गेनल हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जहां पर झिल्ली नहीं पाई जाती, वो झिल्ली रहित कोशिकांग हो जाएंगे, जैसे कि राइबोसोम और तारककाय। अगर आप बात करते हैं एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग की, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राजधानी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और राजधानी मिलकर क्या बनाते हैं? अंतःझिल्लिका तंत्र बनाते हैं। साथ ही साथ जो सूक्ष्मकाय होते हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं, वही बेटा क्या है? एकल झिल्ली आबद्ध है। दोहरी झिल्ली आबद्ध में एक बड़ा सेल ऑर्गेनल केंद्रक है, फिर लवक है, चाहे वो अवरणी लवक हो, चाहे बेटा वो वरणी लवक हो, और चाहे वो हरित लवक हो। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली आबद्ध। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि सूत्र कणिका, वो भी कैसा हो जाएगा बेटे? दोहरी झिल्ली आबद्ध हो जाएगा। ठीक है, पछमाभ और कसाब भी इनमें पाया जाता है। ये पछमाभ और कसाब जो है वो बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, और यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रोटोजोआ हो जाएंगे, सॉरी प्रोटोजोआ नहीं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा ये कहना कि प्रोटिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ के अलावा भी तो प्रोटिस्ट होते हैं। बोलो भाई, जैसे क्राइसोफाइट है, डाइनोफ्लैजलेट है, औपंक कवक है ना, यूग्लेनोइड्स है और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट, कवक, पादप और प्राणी, ये सब क्या होते हैं? इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इनको यूकैरियोटिक जीव कहेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका है यानी कि यहाँ पर एक केंद्रक पाया जाएगा। चलो भाई, ले लीजिए बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा नीट 26 में यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है वो एकल झिल्ली आबद्ध है, कौन सा दोहरी झिल्ली आबद्ध है। तो इस तरीके का एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है इस बार नीट में। चलिए, कोशिका झिल्ली की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में पाया जाता है। सिलेक्टिव या सेमी परमेबल होता है ना, चयनित पारगम्य या अर्ध पारगम। मानव में जो आरबीसी पाई जाती है, अगर हम आरबीसी को निकालें और उसमें देखें उसकी मेम्ब्रेन में, तो प्रोटीन जो है बेटा 52% होता है और वसा जो है 40% होता है। मुख्य लिपिड जो यहाँ पर पाई जाती है वो फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड की प्रकृति क्या होती है बेटा? क्वासी फ्लूइड नेचर होता है उसका। फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब हो जाएगा? अर्ध तरल। ठीक है, लिपिड यहाँ पर अगर आप देखें तो लिपिड जो है कैसा है बेटा? ओवरऑल जो लिपिड है वो एम्फीपैथिक होता है, क्योंकि लिपिड का जो हेड है वो ऐसे बाहर की तरफ रहेगा, ध्रुवीय रहेगा और वाटर लविंग, जल प्रिय रहेगा। लेकिन बेटा जो टेल है, टेल को अगर आप देखेंगे तो ये एक चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड की होगी, दूसरी अनसैचुरेटेड की। और ये टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, जल विमुख या नॉन पोलर होती है बेटा। प्रोटीन जो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, निष्कर्षण में आसानी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इसको क्लासीफाई करेंगे। दो तरीके का हो जाएगा, पेरीफेरल और इंटीग्रल। और इंटीग्रल फिर दो तरीके का हो जाएगा बेटा, एक वो जो पूरी तरीके से धंसा हुआ है, पूरी तरीके से धंसा हुआ है, और या फिर बेटा आंशिक रूप से धंसा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मुझे एक मॉडल है, तरल मुझे एक प्रारूप, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। ये प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों को भी समझाता है, उसकी संरचना को भी समझाता है। आप कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा झिल्ली का सबसे उन्नत, सबसे बढ़िया, सबसे एक्सेप्टेड सर्वमान्य मॉडल होता है। ठीक है, इसमें लिपिड, ये मॉडल क्या बताता है कि लिपिड बाइलेयर में होती है, जहां पर साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? जो फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन हो पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अगर सारे फंक्शंस की बात करें तो कोशिका वृद्धि है, कोशिका विभाजन है, श्रवण है, अंतकोशिक है, अंतकोशिकीय नहीं बेटा, अंतकोशिक,
और अंतःकोशिकीय संयोजन जंक्शन जो आप पढ़ते हो जूलॉजी में, टाइट जंक्शन वगैरह, वो सब जो है बनाता है। इसके अलावा विसरण, चाहे वो साधारण विसरण हो चाहे सुसाध्य विसरण, उसमें ये सहायता करता है और सक्रिय परिवहन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सक्रिय परिवहन क्या है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का खर्चा होगा, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप। जबकि विसरण और सुसाध्य विसरण जो है वो पैसिव प्रक्रियाएं। कोशिका भित्ति की अगर हम लोग बात करें तो पादप कोशिका में सबसे बाहर, कवक कोशिका में सबसे बाहर। ठीक है, अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोटिस्ट में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कवक में जो है अगर आप देखेंगे तो कवक में काइटिन का बना हुआ सेल वॉल है। शैवाल यानी कि अगर आप एल्गी की बात करेंगे तो सेलुलोज है, गैलेक्टन्स है, मेनन्स है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वहाँ पर। पादप कोशिका में बेटा अगर आप ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन और प्रोटीन है बेटा। ठीक है, जंतु कोशिका मैंने आपको बताया अनुपस्थित रहता है। दृढ़ता प्रदान करता है ये कोशिका को। यांत्रिक क्षति और अवांछनीय बृहदणुओं के लिए अवरोध हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बाहर से यह एक जो संपर्क है, बाहरी संपर्क है ना, उसमें ये सहायता करता है। आप देखेंगे सबसे बाहर ये प्राइमरी सेल वॉल होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे अंदर क्या होगा? झिल्ली प्रेजेंट होगा। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि सबसे बाहर प्रेजेंट होगा प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे अंदर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी कोशिकाओं को जो जोड़ने का काम है वो मिडिल लैमेला यानी कि मध्य पटलिका के द्वारा होता है। और ये जो मध्य पटलिका है ये मुख्यतः बच्चों कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। मध्य पटलिका मुख्यतः किसका बना हुआ है? कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है। और एक ये कनेक्शन पाया जाता है जिसे क्या कह देंगे? जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कह देंगे। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये अड़ोसी पड़ोसी साइटोप्लाज्म को क्या करता है? कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जो नेबरिंग सेल हैं, जो समीपवर्ती कोशिकाएं हैं, उनके जीव द्रव्य को जोड़ने का कार्य करता है प्लाज्मोडेस्मेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा यहाँ तक। चलो भाई आगे आ जाओ। अब हमें यहाँ पर बात करनी है किसके बारे में? तो बेटा हमें बात करनी है अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा? अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र में क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका है, फिर बेटा गोल्जी काय है, लयन काय है और रसधानी है। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं और आपस में उनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। तो वो अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, चूंकि मेम्ब्रेनस है और आपस में इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड भी है, इसीलिए वी कैन से दे फॉर्म टुगेदर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वो चारों मिलकर क्या बनाते हैं? अंतःझिल्लिका तंत्र बनाते हैं। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है, उनके फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो वो अंतःझिल्लिका तंत्र का पार्ट नहीं होते हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल अंतःझिल्लिका तंत्र का पार्ट होता है, कौन सा नहीं होता है। रीनीट 2026 में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। आइए बात करते हैं अंतःद्रव्यी जालिका की। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है बच्चों, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन यहाँ पर ये दो बातें लिखी गई हैं, ये बातें बेटा अंतःझिल्लिका तंत्र के लिए लिखी गई हैं। तो अभी सेटिंग के हिसाब से मैंने बोल दिया है, आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी से देख लेना। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो भागों में विभक्त करता है, एक तो लुमिनल स्पेस और दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस।
लुमिनल स्पेस वो है जो ईआर के ल्यूमेन ने कवर किया हुआ है, जो ईआर का ल्यूमेन बनाता है, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो बेटा एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस हो जाएगा। अगर इसकी बाह्य सतह पर राइबोसोम उपस्थित हैं तो इसे क्या कह दिया जाएगा, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका कह दिया जाएगा। ये जो खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका है, प्रोटीन संश्लेषण श्रवण वाली कोशिकाएं उनमें अधिकांश तौर पे पाया जाता है। साथ ही साथ बेटा ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी करता है। अगर आप आर की बात करें, ये जो खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका है प्रोटीन संश्लेषण कराएगा, साथ ही साथ बेटा ये केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है, केंद्रक झिल्ली का। और बेटा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, अगर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, अगर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा तो फिर कह दिया जाएगा चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। राइबोसोम रहित है ये, इसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। लिपिड संश्लेषण करेगा। अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखें तो कैल्शियम का भंडारण करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। और एनिमल सेल में जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन है, यानी कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन एनिमल सेल में पाए जाते हैं, उनके संश्लेषण में भी किसका रोल होता है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका का होता है। गोल्जी काय की अगर हम लोग बात करें बेटा, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसके बारे में बताया, ठीक है। और ये जो है, जो गोल्जी काय होता है बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो गोल्जी काय है ये कुछ कुंड या सिस्टर्नी का बना हुआ होता है। सिस्टर्नी का डायामीटर 0.5 से 1 माइक्रोन हो जाएगा। सिस्टर्नी जो होती हैं बेटा संकेंद्रित होती हैं, कॉन्सेंट्रिक होती हैं। इसमें सिस और ट्रांस फेस अलग अलग होते हैं। जो सिस फेस है उसी को कॉन्वेक्स कहते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं। जो ट्रांस फेस है उसी को मैच्योरिंग कहते हैं, या फिर बेटा कॉनकेव कहते हैं। जो सिस फेस है वहाँ से पुटिकाएँ जो हैं, जैसे SER ने क्या किया, लिपिड या प्रोटीन बनाया, तो वो जो पुटिकाएं हैं लिपिड और प्रोटीन की, वो सिस सतह से क्या होती हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर जाती हैं, फिर उनका संवेष्टन होता है, ट्रांस सतह से वो गोल्जी बॉडी के बाहर निकलती हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है बेटा, जो हम लोग कहेंगे कि स्रावी पुटिकाएं हैं, सिक्रीटरी वेसाइकल, उनका फॉर्मेशन कराता है, यानी कि सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है। लाइसोसोम का निर्माण कराएगा, लयन काय का निर्माण कराएगा, और साथ ही साथ इट इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि पदार्थों का संवेष्टन कराता है, उनका परिवहन कराता है। लयन काय का निर्माण करेगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो संवेष्टन के दौरान जब ये जो गोल्जी काय है क्या बनाता है, लयन काय बनाता है। और ये लयन काय में जल अपघटनी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक विशेष pH पर पाचन का काम करते हैं, और वो pH कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ये जो है लयन काय, इसको सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कह दिया जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फिर बच्चों राजधानी है वैक्यूल। एक परिपक्व पादप कोशिका में ये 90% तक का आयतन घिर सकता है। एकल झिल्ली आबद्ध होता है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें वाटर है, रस है, कुछ उत्सर्जी रस कह लीजिए, या जो ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए भी अनुपयोगी है, कोशिका के लिए क्या है बेटा, अनुपयोगी पदार्थ है, वो सब इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, एक्टिव परिवहन होता है, अगर आप देखेंगे तो कहाँ से, कोशिका द्रव्य से राजधानी में। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ों की सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा है, वैक्यूल में, और साइटोप्लाज्म में कम है। तो जब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा तो ये परिवहन कैसा हो जाएगा, एक्टिव या पैसिव। तो हमारा आंसर होगा एक्टिव। अमीबा में उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए संकुचनशील राजधानी पाई जाती है। बहुत सारे प्रोटिस्ट में जब वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, तो खाद्य राजधानी का निर्माण हो जाता है। यहीं पर हम लोग सूक्ष्मकाय पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि काफ़ी सारे कुछ ऐसे एकल झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं जो जिनमें अलग अलग तरीके के एंजाइम वगैरह उपस्थित रहते हैं, और ये पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं। तो ये रहा बेटा आपका अंतःझिल्लिका तंत्र और सूक्ष्मकाय। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। किसी भी कोशिका में या कोशिकाओं में अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है वो उसकी
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के समानुपाती होता है, सक्रियता के समानुपाती होता है, तस्तरी नुमा या बेलनाकार होते हैं, इनका व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। एवरेज व्यास जो होता है, औसतन व्यास, वो 0.5 माइक्रोन का होता है। लंबाई इसकी 1 से 4.1 माइक्रोन हो जाएगी। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, इसका विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। श्वसन, प्रकाश श्वसन, जीवद्रव्य वंशागति में ये हेल्प करता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन है जो एकदम कॉन्टिन्यूअस होती है, फिर जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाता है, और उन अंतरवलन को क्या कह दिया जाता है, क्रिस्टी। उन अंतरवलन को क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। ये क्रिस्टी क्या करता है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में स्पेस होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह दिया जाता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा मैट्रिक्स में, और इसके अलावा 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। क्रिस्टी में कुछ ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कह देते हैं, F0 F1 पार्टिकल। और ये जो F0 F1 पार्टिकल हैं ये एटीपी के निर्माण के दौरान सहायता करते हैं। कब सहायता करते हैं, जब हम रसोपरासरणी परिकल्पना पढ़ते हैं, जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण होता है तो उस दौरान एटीपी के निर्माण में ये सहायक होते हैं। लवक जो है बेटा, एक तो वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, उसके अलावा जो यूग्लेनॉइड्स हैं, क्या है बेटा, यूग्लेनॉइड्स, वहाँ पर पाया जाता है। अगर इसमें कोई वर्णी नहीं, कोई वर्णक नहीं है, वर्णक रहित है, तो अवर्णी लवक कहेंगे। ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम होता है भोज्य पदार्थों का भंडारण। अगर ये स्टार्च का स्टोरेज कर रहा है तो इसको मंड लवक यानी कि एमाइलोप्लास्ट कह दिया जाएगा। प्रोटीन का कर रहा है अगर ये, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन लवक। और अगर ये लिपिड का भंडारण कर रहा है तो इसे लिपिड या तेल लवक कह दिया जाएगा, इलायोप्लास्ट। वर्णी लवक जो है क्रोमोप्लास्ट कहते हैं उसको। कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं उसमें। कैरोटिनॉइड जो होते हैं बेटा वो फैट सॉल्युबल होते हैं। कैरोटिनॉइड क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। और वो क्या करेंगे, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, पीला, नारंगी, लाल, इस तरीके के जो रंग है वो पादप को देते हैं। कैरोटिनॉइड में दो चीजें हो जाएंगी, कैरोटीन और जेंथोफिल। और फिर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक कहा जाएगा। हरित लवक जो होता है आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा स्पोस हो जाएगा, जहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा, ये सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, 70s राइबोसोम पाया जा रहा है। इसमें अगर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा, एक इस सिक्के नुमा संरचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। और इसी थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। तो एक सिक्के नुमा संरचना को क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे तो उसको कह दिया जाएगा ग्रेनम। थैलेक्वाइड का समूह ग्रेनम कहा जाएगा, जिसका बहुवचन में क्या कहते हैं, ग्रेना। और ये जो है क्या हो जाएगा बेटा, पीठिका पटलिका हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बेटा स्ट्रोमा लेमेले, ये जो डार्क ग्रीन कलर से बना हुआ है। लंबाई जो है इनकी 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रकाश श्वसन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रकाश श्वसन में बेटा ये भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा ये जीव द्रव्य वंशागति में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक और चीज याद रखिए बच्चों, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो ज़्यादा परमिएबल है, भीतरी झिल्ली कम परमिएबल है। और फिर अगर आप क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान से सुनिएगा, फिर अगर आप क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल है क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली से। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी झिल्ली और कम परमिएबल होती है। तो ये हो गया बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमें यहाँ पर राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, कोशिका पंजर के बारे में पढ़ना है, तारक काय, तारक केंद्र के बारे में पढ़ना है, पछमाभ और कसाब के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में राइबोसोम खोजा था, तो इसलिए इसको पैलेट कण भी कह दिया जाता है। ठीक है भाई, आरएनए और प्रोटीन किससे मिलके बनता है ये,
राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है, यानी ये क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाएगा बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। 70s राइबोसोम जो है वो 30 और 40s से मिलके बनता है, और ये जो है 80s राइबोसोम जो है बच्चों ये 40s और 60s से मिलके बनता है। इस एस का मतलब हो जाएगा स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक। ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है बेटा, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण, अनुवादन में सहायता करता है बेटा, ये ट्रांसलेशन में सहायता करता है। कोशिका पंजर है, जीव द्रव्य में प्रोटीनीशियस फिलामेंट का नेटवर्क पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। प्रोटीनीशियस तंतुओं का एक जाल है जिसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कह दिया जाता है या कोशिका पंजर कह दिया जाता है, साइटोपेंजर भी कह देते हैं। ये सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है। इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल के शेप को मेंटेन करना, मोटेलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि यांत्रिक सहायता देना, गति और कोशिका आकार। तारक काय और तारक केंद्र, याद रखिएगा बेटा कि जो तारक काय, तारक केंद्र है, तारक केंद्र एक बेलनाकार संरचना होती है, ठीक है ना, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं। तो ये एक बेलनाकार संरचना होती है, और एक तारक काय में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होते हैं बच्चों, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो लंबवत होते हैं, ठीक है। बेलनाकार संरचना है, और जो सेंट्रियोल होते हैं आप याद रखिएगा, यानी कि तारक केंद्र, वो झिल्ली रहित होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इनका जो डुप्लीकेशन है वो एस फेज में होता है बेटा, एस फेज में। ये क्या करता है तारक केंद्र, तो बेटा जो सिलिया और फ्लैजिला है यूकैरियोट में, पचमाभ और कसाब, उनका आधारी इकाई यानी कि बेसल बॉडी बनाता है। साथ ही साथ एनिमल सेल में आप देखेंगे कि ये बेसल बॉडी स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तारक केंद्र जो होते हैं वो एनिमल सेल में उपस्थित होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल है वो नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, और ये जो जब आप देखेंगे तारक केंद्र को तो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना दिखाई देगी, जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। बाहर की तरफ 9 त्रिक पाए जाते हैं, 9 ट्रिपलेट पाए जाते हैं, और अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, एक प्रोटीनीशियस हब है, लेकिन वहां पर सूक्ष्म नलिका नहीं है। सूक्ष्म नलिकाएं केवल पेरीफेरी पर हैं, हम लोग कहेंगे कि परिधि पर हैं, 9 हैं, और वो 9 की 9 कौन से फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, 9 × 3 27, 9 त्रिक कह लीजिए, 9 ट्रिपलेट कह लीजिए, या फिर 27 कह लीजिए। अगर आप पचमाभ हुआ कसाब की बात करेंगे तो दोनों ट्यूबुलिन, देखो पचमाभ और कसाब दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, दोनों बेटा, ठीक है। दोनों में 9+2 अरेंजमेंट होता है, दोनों के कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, दोनों क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन पचमाभ जो है वो छोटी होती है, ठीक है, और पचमाभ का जो नंबर है वो ज्यादा होता है, पचमाभ का नंबर ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, नाव के चप्पू की तरह ये काम करती है। कोशिका का भी क्या कराएगा बेटा, मूवमेंट कराएगी, और कोशिका के साथ साथ जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका भी ये मूवमेंट कराया करती है। जबकि जो कसाब है यानी कि फ्लैजिला, तो आप देखेंगे सिलिया और फ्लैजिला को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लैजिला का नंबर क्या हो जाएगा भाई जी, कम हो जाएगा। फ्लैजिला 1-2 ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, सिलिया जबकि सैकड़ों की संख्या में हो सकता है किसी सेल में, ठीक है। लंबा है, ये संख्या कम है, और ये केवल कोशिका की गति कराता है। ये आप देख सकते हैं सिलिया और फ्लैजिला, ये 9+, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इस तरीके से ये 9+2 अरेंजमेंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये कैसा है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और ये जो कोर वाला पार्ट है इसको क्या कह रहे हैं हम, इस कोर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, एक्सोनीम कह रहे हैं। और इसी एक्सोनीम को जब आप देखोगे तो इस तरीके से ये दिखाई देता है।
क्लियर है बच्चों सिलिया फ्लैजला तक? चलो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए अब हमें केंद्रक गुणसूत्र की बात करनी है। तो केंद्रक जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था ऑर्किड प्लांट के रूट सेल में। ये कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको मास्टर सेल ऑर्गेनेल भी हम लोग कह देते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप देखिए तो उसमें क्या क्या है, एक तो केंद्रक आवरण है। क्या है बेटा? केंद्रक आवरण। और ये जो केंद्रक आवरण है इसमें दो झिल्लियां हैं, बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली। ठीक है, और दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है? परिकेंद्रकीय अवकाश। और ये परिकेंद्रकीय अवकाश कितना हो जाएगा? 10 to 50 नैनोमीटर का। ठीक है, अंदर जो भरा हुआ जिसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया जाएगा भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। तो केंद्रक आवरण है, केंद्रक द्रव्य है। ये केंद्रक आवरण बाउंड्री हो जाएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। अब यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है तो इसी से आरएनए बनेगा। अब आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और कोई प्रोटीन अगर यहाँ रिक्वायर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म में तो वो साइटोप्लाज्म से जाएगी। तो कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कह दिया जाता है? केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। ये जो केंद्रक छिद्र है, न्यूक्लियर पोर है, ये आरएनए और प्रोटीन का क्या कराते हैं बेटा? परिवहन कराते हैं। यानी कि कोई चीज अगर केंद्रक द्रव्य से जीव द्रव्य में जानी है या जीव द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आनी है तो वो कहाँ से आ पाएगी बेटा? वो आ पाएगी केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर से। एक आप देखेंगे कि स्फेरिकल संरचना है जो कि जहां पर झिल्ली अनुपस्थित है और वो आरएनए संश्लेषण का साइट है, केंद्र का कह दिया जाएगा। इंटरफेज अंतरावस्था में जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जालनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन जाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? क्रोमैटिन जाल। ये क्रोमैटिन जाल का रंजन जब हमें करना है, क्रोमैटिन को कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए एक क्षारीय रंजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्षारीय रंजक बेसिक डाई का इस्तेमाल बेटा यहाँ पर किया जाता है, एसीटा कार्मीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रोमैटिन जो है इसके बारे में हमें फ्लेमिंग ने बताया, ये शब्द फ्लेमिंग ने दिया। जालनुमा संरचना है जो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनती है। अगर हम क्या करें, इसी को थोड़ा सा संघनित कर दें, क्या कर दें बेटा? संघनित कर दें अगर हम, तो जो क्रोमैटिन का संघनित रूप होता है भाई, क्रोमैटिन का जो संघनित रूप है क्रोमोजोम कह दिया जाएगा। क्रोमोजोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोजोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोजोम जो होता है वो क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, क्रोमोजोम का नंबर स्पेसिफिक होता है। एक द्विगुणित मानव कोशिका में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं द्विगुणित मानव कोशिका में। और ये जो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र हैं, अगर इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसको ऐसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा? वो 2.2 मीटर का हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? वो 2.2 मीटर का हो जाएगा। क्रोमोजोम के अगर देखेंगे बेटा आप, तो ये बीच में जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ा है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कह दिया जाएगा। ये जो है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर हो जाएगा। और फिर इसकी एक डिस्क से प्रोटीनिशियस कवरिंग है। ये जो डिस्क से प्रोटीनिशियस कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, काइनेटोकोर कहते हैं। और यही काइनेटोकोर है जहां पर विपरीत ध्रुवों से आने वाले स्पिंडल फाइबर जुड़ा करते हैं। यहीं पर क्या होता है? विपरीत ध्रुवों से आने वाले स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ा करते हैं। बड़ी वाली आर्म जो है, बड़ी वाली आर्म जो है, लंबी भुजा नीचे आप देख रहे हैं क्यू कहते हैं, छोटी भुजा को पी कहते हैं। और ये दोनों क्या है बेटा? क्रोमेटिड की जोड़ी है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कह दिया जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा, ठीक है ना, प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कुछ और संकीर्णन भी पाए जाते हैं। प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कुछ और संकीर्णन भी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कह दिया जाता है बच्चों? द्वितीयक संकीर्णन कह दिया जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह दिया जाता है। तो मेरे भाई जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सारे क्रोमोजोम में है, लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सारे क्रोमोजोम में नहीं पाया जाता, कुछ ही क्रोमोजोम में पाया जाता है भाई।
जैसे अगर आप मानव की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 वहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, याद रखिएगा, गैर अभिरंजित क्षेत्र है। ये गैर अभिरंजित क्षेत्र है बच्चों, गैर अभिरंजित क्षेत्र, नॉन स्टेनिंग पार्ट है बेटा, गैर अभिरंजित क्षेत्र, नॉन स्टेनिंग पार्ट। क्लियर है यहाँ तक भाई? आगे बात समझ में। और जो गुणसूत्र बिंदु है, या जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम 4 तरीके का हो जाएगा, मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्रबिंदु और अंत केंद्रीय। अगर ये जो है बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, तो मध्य केंद्रीय कह दिया जाएगा P बराबर Q, और जो भुजा अनुपात आएगा बेटा वो हो जाएगा 1। आर्म रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ये 1 से ज्यादा, ये 1 से बहुत ज्यादा। ये बेटा V शेप का दिखाई देगा, ये L, ये J और ये I शेप का दिखाई देगा। अगर मध्य बिंदु के यानी कि एकदम मिड पॉइंट के थोड़ा दाएं बाएं है, अगर मिड पॉइंट के थोड़ा दाएं बाएं है बेटा, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, उपमध्य केंद्रीय कह दिया जाएगा बच्चों, सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पर जो बड़ी भुजा, एक बड़ी भुजा, यहाँ पे दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, P और P बराबर Q। यहाँ पर Q बड़ी भुजा है, बड़ी है किससे, छोटी भुजा P से। फिर अगर आप देखेंगे बेटा तो ये जो सेंट्रोमियर है ये किनारे के पास पाया जा रहा है, अग्रबिंदु या एक्रोसेंट्रिक कह दिया जाएगा। बड़ी भुजा थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो जाएगी P के कंपैरेटिवली, Q इज मच ग्रेटर देन P। और अंत केंद्रीय में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर है बेटा, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर है, याद रखेंगे मित्रों। तो ये जो एक बड़ा चैप्टर था हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। अभी वापस से सीरीज कंटिन्यू होगी। एक दिन का बीच में गैप पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया था, थोड़ा सा गर्मी लग गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और फिर जो है मैं थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी भाई, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।